हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, सीटेट के लिए पेडागोजी की हिंदी की क्लास चल रही थी, तो उसमें आज हमारा सेकंड क्लास है और पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए रहेगा। ठीक है। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, तो भाषा का अर्थ और महत्व सबसे पहले जान लेते क्या है। तो इससे पिछली क्लास में भी भाषा के बारे में बताया था आपको। तो भाषा क्या होता है? भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा हम जो है अपने आचार विचार, ठीक है, दूसरों को व्यक्त करते हैं। यही क्या है? भाषा है। ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ वाचिक ध्वनियों, कुछ संकेतों, इनका उपयोग करते हैं। तो यही क्या है? हमारी भाषा है। और भाषा क्या है? ठीक है। और जो हमारे व्यक्तित्व के, ठीक है, आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं अपने हिसाब से आपको अर्थ समझा रहा हूँ। क्या है? हमारे व्यक्तित्व के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक संस्कृति, पहचान का भी साधन है। ठीक है, भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो भी देख लेते हैं। अब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का माध्यम भाषा होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या होती है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होती है कि एक मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, जो कि समाज में इन्वायरमेंट क्या करता है? इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से, सामंजस्य स्थापित करता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक भाषा चाहिए। तो वो एक दूसरे से भाषा क्या करती है? संप्रेषण, कम्युनिकेशन का माध्यम बनती है। यही चीज़ लिखी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आश्रित होता है। इसी कारण उन्हें परस्पर आपस में संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। भाषा इसी संवाद को स्थापित करती है। ठीक है। तो वी है मीडियम ऑफ लर्निंग, मनुष्य के विकास का आधार उसका ज्ञान और ज्ञान, भाषा ज्ञानार्जन का साधन है। बिना भाषा के मनुष्य सांसारिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता। यानी कि जो ज्ञान अर्जन का जो लर्निंग का मीडियम है वो भी भाषा है। भाषा के बिना मनुष्य कोई भी सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक हो, या फिर अपनी संस्कृति के बारे में, किसी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता अगर उसे भाषा का ज्ञान नहीं है। ठीक है। अब वही अगर समझ लीजिए, आप हिंदी भाषी क्षेत्र से अगर आप हैं और मान लिया आपको बंगाली क्षेत्र में भेज दिया जहाँ पर सिर्फ बंगाली बोली जाती है, फिर तमिल क्षेत्र में भेज दिया जहाँ पर तमिल बोली जाती है, तो आपको उस हिंदी का ज्ञान है लेकिन तमिल का भाषा का ज्ञान नहीं है, तो आप वहाँ पर आप ना तो संवाद कर पाएंगे, ना ही वहाँ का जो संस्कृति है, नेचर है, उसके बारे में कोई आपको जो जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज़ मीडियम ऑफ लर्निंग जो होता है वो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। संस्कृत एवं सभ्यता के विकास में सहायक जो भाषा होती है वो संस्कृति और सभ्यता के विकास में भी सहायक होती है। कैसे होती है? भाषा संप्रेषण एवं ज्ञानार्जन का साधन होने के साथ ही संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में भी सहायक होती है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति विभिन्न भिन्न प्रांतों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों से परिचित होता है। भाई, भाषा के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हर चीज़, कौन से राज्य, कौन से देश, कौन से शहर में क्या भिन्नता है, बाकी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में भी हमें भाषा के द्वारा ही पता चलता है। कम्युनिकेशन नहीं होगा, कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण और इसका अर्थ, भाषा शिक्षण का अर्थ और इसका महत्व क्या है। तो भाषा शिक्षण क्या है कि इसमें हम भाषा शिक्षण में बच्चे को सिखाते हैं कि बच्चे को पढ़ना कैसे, लिखना कैसे। ठीक, पढ़ना लिखना उसको हम सिखाते हैं, उसके तौर तरीके सिखाते हैं। ठीक है। और देखिए यहाँ पर जिस भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम इस बात पर बल देते हैं कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ना लिखना किस प्रकार से सिखाया जाता है, ये चीज़ें भाषा शिक्षण में के अंतर्गत आएंगी। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बालकों के भाषा सीखने के में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये वाइगोत्स्की के अनुसार। अब भाषा शिक्षण के उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या क्या है इसके। पहला है कि वक्ता के कथन को समझने की योग्यता। वक्ता द्वारा शाब्दिक यानी वर्बल और नॉन वर्बल यानी गैर शाब्दिक रूपों में प्रकट किए गए अपने विचारों को समझने एवं समझकर उनसे संबंध जोड़ने तथा अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। यानी कि कोई व्यक्ति है, वक्ता है, अब वो शाब्दिक हो फिर गैर शाब्दिक, मतलब इशारों में कह सकते हो। ठीक है, इस तरह से अपने विचारों को समझने और समझाने, इनसे संबंधित जो है, जो भी कम्युनिकेशन कर रहा है वो क्या है?
वक्ता के कथन को समझने की योग्यता, टेंडेंसी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और क्या है, समझ के साथ पठन की योग्यता विकास करना। तो भाषा ही है जिसके द्वारा हम समझ के साथ पढ़ने की जो योग्यता है उसका विकास होता है। सहज अभिव्यक्ति की क्षमता, सुसंगत लेखन, भाषा। ठीक है, ये सब क्या है, भाषा के उद्देश्य हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या करा, विभिन्न विषयों की भाषा को समझने की योग्यता का विकास करना। अब जो और भी विषय हैं, विद्यालय के विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को विभिन्न प्रयोजन जैसे संगीत, खेल कूद, फिल्म, बागवानी, ठीक है, आदि तरह के जो विषय हैं उन पर भी क्या है, भाषा समझने की योग्यता का विकास होता है भाषा के द्वारा। अगला पॉइंट क्या है कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। तो ये भी एक पॉइंट है कि भाषा की कक्षा में विभिन्न शिक्षण तकनीकियाँ अपनाई जानी चाहिए। सृजनात्मकता का विकास होना चाहिए। ठीक, कुछ इसके सिद्धांत हैं जैसे थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, जो अनुबंधन का सिद्धांत है। तो अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है, भाषा विकास में अनुबंधन का या सहचार्य का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता बल्कि किसी मूर्त वस्तु को जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। उदाहरण के लिए कलम कहने के साथ उन्हें कलम दिया जाता है। अब जैसे आपने छोटे बच्चे होंगे उनकी किताबों में देखो कि जिस कलम लिखा है, ठीक है, तो उसके ऊपर कलम भी बना होगा। ठीक है, कप लिखा हुआ है तो कप बना होगा। इस चीज़ से आम लिखा हुआ है तो आम भी बना होगा, जिससे कि उनको देख करके आपस में उनको सामंजस्य भी, शब्दों और वस्तुओं के बीच सामंजस्य भी स्थापित करना होता है। वही है अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अगला इमिटेशन। ठीक है, अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन क्या है, तो इसमें चैपनीज, सर्ली और कर्टी, इसके अलावा वैलेंटाइन, ये मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर ज़्यादा जोर दिया है, अध्ययन किया है। इनका मत है कि बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों के साथ भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा कि जो आप बात करेंगे बोलेंगे वही बच्चा पीछे पीछे दोहराता है। तो ये सब क्या है, ये अनुकरण का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इमिटेशन है। अवधारणा एवं रुचि का सिद्धांत। ठीक है, मोटिवेशन और इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो हिंदी पाठ्य सामग्री, उसकी शिक्षण प्रणालियों का चयन बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना रुचि के विद्यार्थी को भाषा नहीं सिखाई जा सकती है। साथ ही भाषा सीखने के दौरान उन्हें निरंतर अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है ताकि भाषा सीखने के प्रति उनमें उत्साह एवं रुचि बनी रहे। यानी कि बच्चे के अंदर अगर उत्साह नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, और इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको हम भाषा नहीं सिखा सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के अंदर क्या करना है, उसके अंदर इंटरेस्ट भी जगानी है। इस तरह से आपको अध्ययन कराना है कि आपको बच्चे के अंदर इंटरेस्ट भी होना चाहिए भाषा सीखने के प्रति। तो यही है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट की। नेक्स्ट, क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रियाशीलता बालकों में सीखने के क्रम में रुचि एवं उत्साह को बनाए रखती है। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होगी तो क्या होगा, ये उसमें इंटरेस्ट पैदा करेगा और उसके अलावा उत्साह को भी बनाए रखेगा अगर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है। और थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज, थर्नडाइक कहते हैं कि भाषा एक कौशल है। थर्नडाइक क्या कहते हैं कि भाषा एक कौशल है, इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। यानी कि जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी जो है आपकी भाषा अच्छी होगी। थ्योरी ऑफ रिपीटेशन, आवृत्ति का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व होता है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। ये बात देखिए, जो आवृत्ति का सिद्धांत है, रिपीटेशन, थ्योरी ऑफ रिपीटेशन, एक हर चीज़ पर लागू होता है कि जो चीज़ आपको याद करनी है तो उसको अगर हम बार बार दोहराते हैं वो अच्छे से याद हो जाती है और ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। ठीक है, तो ये भाषा के लिए ही नहीं कह सकते, सबके लिए होता है। हालांकि यहाँ पर भाषा हम पढ़ रहे हैं, हिंदी शिक्षण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हिंदी के लिए कहा गया है, हिंदी शिक्षण के लिए कहा गया है। यही हर सब के लिए होता है जिस चीज़ की आप। चलिए अगला देख लेते हैं क्या थ्योरी है। अगला सहचार, थ्योरी ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या है, बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते ही रहते हैं, किंतु इस प्रकार के अधिगम के लिए पर्याप्त संख्या में उसे इस भाषा के बोलने वालों का सहचार मिलना आवश्यक है। बच्चा, जैसे कि हमारी बच्चा है, वो माँ या मम्मी कहने के साथ उसे पहचानता भी है उन्हें, ठीक है, उसी के साथ
पिताजी को पापा या फिर पिताजी कहता है तो उसके उच्चारण के साथ उनको देखता भी है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो जब तक उनके वस्तुओं के बीच में, शब्दों के बीच और वस्तुओं के बीच में सहचार नहीं होगा, ठीक, एसोसिएशन नहीं होगा, तब तक बच्चा कैसे सीखेगा, ठीक है। तो छोटे बच्चे को हम शब्दों और वस्तुओं के बीच में इंटरेक्शन, एसोसिएशन यानी कि सहचार कराना सिखाते, ये सब भाषा सीखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है इससे, ठीक है। जब तक शब्दों और वस्तु के बीच सब वह संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा तब तक उसका उस समग्र रूप से भाषाई जो विकास है वो ठीक से नहीं होगा, कठिन होगा। अगला देखते हैं, अनुपात क्रम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य भाषा कौशलों में छात्रों के निपुण करना। भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, ठीक है। भाषा कौशल कितने हैं? श्रवण, वाचन मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। ये सब मेजर पॉइंट है। ये सभी भाषा कौशल आपस में परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन सभी का जो है समुचित ज्ञान आवश्यक है। अगर इनका सबका ज्ञान नहीं है तो फिर भाषा में कहीं ना कहीं त्रुटियां रहेंगी। यदि बालक किसी एक भाषा कौशल का प्रयोग में निपुण और अन्य में असमर्थ है तो इससे क्या होगा, शिक्षण की असफलता ही माना जाएगा, ठीक। उसको चारों कौशल आने चाहिए, सुनना भी अच्छे से आना चाहिए, बोलना भी, पढ़ना भी और लिखना भी। अगर ये चारों चीज़ें सही नहीं है बच्चे की तो उसका जो शिक्षण है वो असफल माना जाएगा। थ्योरी ऑफ सिलेक्शन, हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए, इसका उपयुक्त ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्र के लिए सरल एवं सहज बनाया जाता है ताकि वे सरलतापूर्वक विषय वस्तु को समझ सकें, इसके लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास करना चाहिए और जो पद्धति अधिक प्रभावकारी हो उसका चयन भी करना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है कि बाल केंद्रितता का जो है सिद्धांत, थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब एजुकेशन जो ऐसी होनी चाहिए, शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि वो बाल केंद्रित होना चाहिए। भाषा शिक्षण के समय इस बात का पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र, ठीक है, बालक होना चाहिए। भाषा शिक्षण में बालक के स्वभाव, क्षमता, रुचि स्तर आदि का सर्वाधिक ध्यान आवश्यक है। मातृभाषा शिक्षण, ठीक है, सिद्धांत, मातृभाषा यानी कि जो मदर टंग है उसका इस बात पर शिक्षण होना चाहिए कि जो बच्चे की मातृभाषा है, मातृभाषा से मतलब है कि जो जिस क्षेत्र में रहता है उस रीजन की क्या भाषा है, उसमें अगर आप उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं तो बच्चा अच्छे से सीखता है। यही थ्योरी ऑफ मदर टंग है। भाषा शिक्षण, ठीक है, क्या कह रहा है, एक बार थ्योरी देख लेते हैं। भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों के द्वारा यह सिद्ध किया कि विद्यार्थी को शिक्षित करते समय उसकी मातृभाषा का उपयोग करने से वह शीघ्रतापूर्वक अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। अगला, रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जब तक अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता को सफलता मिलती रहती है तब तक वह उत्साहित होकर सीखता रहता है। उसकी सफलता ही उसके मनोबल में वृद्धि कर उसे उसके लक्ष्य की ओर अग्रसर करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि अधिगमकर्ता कोई है, वो अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसमें अगर वो सफल होता रहता है तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड होता रहता है और काम को अच्छे से करता रहता है, ठीक, उसका मनोबल और बढ़ता रहता है। यही थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता, जो थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हाँ, तो जो सभी बच्चे हैं क्लास में, एक कक्षा है उसमें अगर बच्चे मान लिया 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 बच्चे जो होंगे वो व्यक्तिगत रूप से भिन्न होंगे। किसी को जल्दी याद हो जाता होगा, कोई जल्दी पढ़ लेता होगा, कोई, ठीक है, किसी को साफ लिखना आता हो, किसी की हैंड राइटिंग सही नहीं है। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए कि इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए अपनी क्लास में, उसके हिसाब से उनकी कठिनाइयों के स्तर को जान करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है कि जीवन समन्वय सिद्धांत, लाइफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक जो है बच्चों को जब पढ़ाता है तो वो बच्चों को उन चीज़ों को पढ़ाए जो बच्चों के जीवन से संबंधित हों, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों की इंटरेस्ट और बढ़ेगी और बच्चे जल्दी सीखेंगे, ठीक है। वास्तविक जीवन से उनको रिलेट कराइए, बच्चों का जो एजुकेशन जो ग्रहण करने का जो टेंडेंसी होगा वो बढ़ जाएगा अपने आप, ठीक है। यही है थ्योरी ऑफ लाइफ कोऑर्डिनेशन। अगला देखते हैं,
अगला है कि निश्चित उद्देश्य और पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, थ्योरी या फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव एंड टेक्स्ट मटेरियल। अध्यापक को शिक्षण से पूर्व पाठ के उद्देश्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेष सामग्री का चयन बच्चों के स्तर के अनुकूल करना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई क्लास 1 का बच्चा है, कक्षा 1 का बालक है, तो उसके लिए उसी तरह की सामग्री होनी चाहिए, ठीक, उसी के लेवल की होनी चाहिए कि हाँ कठिनाई का लेवल कितना है, ठीक उसी के लेवल की चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। मान लीजिए कक्षा 5 का जो विद्यार्थी है उसके लिए उस हिसाब का लेवल होना चाहिए, ठीक है। कक्षा 7 का विद्यार्थी उसके हिसाब से होना चाहिए, उसके अनुकूल होना चाहिए। अगर पाठ्यक्रम बच्चे के अनुकूल है, ठीक है, तो बच्चा में क्या होगा, अधिगम अच्छे से होगा, ठीक है। भाषा शिक्षण के नियम कुछ हैं। मूर्त से अमूर्त। अब मूर्त से अमूर्त क्या है कि बच्चों को सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको अगर हम उसको बच्चे को कोई चीज़ मूर्त रूप में हम अगर दिखा दें, ठीक कंक्रीट रूप में दिखा दें, तो उसके बाद हम उसको उसकी अमूर्त रूप में भी उसको ले जा सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई थ्योरी है, उसको हम अगर पहले प्रूव करते हैं कोई भी, उसके बाद क्या करते हैं, उसके अगर नेक्स्ट लेवल पर भी हम उसको ले जा सकते हैं, उसके चिंतन स्तर को भी हम ले जा सकते हैं, ठीक है। विचार उस पर विचार विमर्श भी कर सकते हैं। यही मूर्त से अमूर्त की ओर ये नियम है, ठीक है, मूर्त से अमूर्त का। अगला देखते हैं, ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन। जैसे कि नोन टू अननोन मतलब इससे जो है बालक को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी ज्ञान पर नए ज्ञान की नींव रखना ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर करता है। जैसे बच्चा जो चीज़ जानता है, जो बच्चे ने सीख रखा है, उसके आगे क्या, ठीक है, अब जो चीज़ ज्ञात है उसमें और चीज़ें जोड़ना, नई चीज़ें जोड़ना, कि क्या है, नोन टू अननोन है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, विद्यार्थी के मस्तिष्क में जो क्या है कि दैनिक जीवन के अनुभवों से कुछ अनिश्चित धारणाएं निर्मित होती हैं। इन्हीं अनिश्चित धारणाओं पर विचार विमर्श करके उनके उपरांत उसके विचार किसी एक पर क्या है, निश्चित रूप धारण कर लेते हैं, जिसके पश्चात उसका ज्ञान अनिश्चित से निश्चित रूप धारण कर लेता है। अगला क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण, एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब इसमें क्या है, विद्यार्थी के मत को पुष्ट करने के लिए अथवा शंकाओं को दूर करने के लिए अध्यापक को विषय वस्तु को विश्लेषित अथवा अलग अलग करते हुए उन्हें स्पष्ट करना चाहिए तथा इसके उपरांत विद्यार्थियों को स्पष्ट एवं सामान्य विचार कराने के लिए उन्हें विषय वस्तु को एक साथ मिलाकर स्पष्ट करना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई विषय वस्तु है, उसको क्या है, उसमें 4 चीज़ें दी गई हैं, तो उनको सबको अलग अलग करके जो बच्चे के अंदर उसकी शंका है, ठीक है, उसके मन में उठ रहे प्रश्न है, उनको सबको दूर करके फिर उसको एक ही में कनेक्ट करना, ठीक है, यही एनालिसिस टू सिंथेसिस है। उसको एक साथ मिला करके उसका स्पष्टीकरण देना शिक्षक को। आगमन से निगमन, इंडक्टिव टू डिडक्टिव, ठीक है। इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षित करते समय उदाहरण देकर, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाए। आगमन में क्या होता है, उदाहरण देकर के नियमों का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण पहले दिया जाएगा, नियम बाद में समझाया जाएगा, वो इंडक्टिव से डिडक्टिव होगा, और डिडक्टिव से इंडक्टिव में जैसे यहाँ पर आगमन से निगमन है, तो यहाँ पर उदाहरण पहले दिया जाएगा। अगर यही निगमन से आगमन होता, ठीक है, निगमन से आगमन अगर लिखा होता तो उसमें नियम पहले समझाए जाते हैं और उदाहरण बाद में दिया जाता है। तो ये होगा, ये हो जाता है आपका डिडक्टिव टू इंडक्टिव, और इंडक्टिव टू डिडक्टिव में आपको उदाहरण पहले बाद में नियम। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। अब इसमें कि इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को पहले उन विषयों को पढ़ाना चाहिए जिनमें उनकी रुचि हो, जिन्हें पढ़ने में वे समर्थ हो, यानी कि बच्चे की जिसमें इंटरेस्ट हो उसको पहले पढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात विषय जो और विषय सामग्री है, तार्किक पक्ष है, उसका अध्ययन कराना चाहिए। स्पेसिफिक टू जनरल, अब बच्चे में बालक में क्या है, विशेष से सामान्य की ओर ले जाना चाहिए, अर्थात पहले क्रियाओं को प्रस्तुत करें, उसके पश्चात सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचे, तो बच्चा जल्दी सीखता है, सरल से जटिल की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सरल चीज़ों को पहले समझाएं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बच्चे को समझाएं या पढ़ाएं, ठीक है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।